हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। सो दिस इज डे 14 ऑफ आवर यूपीएससी सीएससी मीन्स पीवाईक्यू सीरीज. We are covering topics of agriculture under GS3 paper. Yesterday we have covered public distribution system. Today we are going to cover major crops, cropping patterns in various parts of the country. So in total 10 questions have been asked from this topic in last 10 years. And the major theme of all these questions is more or less similar. Many a time a question is repeated as it is. तो हम इस टॉपिक को दो पार्ट्स में कवर करेंगे क्योंकि एक बड़ा टॉपिक है. और अब हम हमारा आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं. तो जो सिलेबस में जो हमारा टॉपिक दे रखा है वो ये है कि मेजर क्रॉप्स क्या है और क्रॉपिंग पैटर्न्स क्या है इन वेरियस पार्ट्स ऑफ द कंट्री. तो अभी तक 10 क्वेश्चन पूछे गए हैं, ये आप स्क्रीन पे देख सकते हैं. जो रिसेंट वन का क्वेश्चन है वो इसी साल का क्वेश्चन है. लास्ट के 6 सालों में या फिर मैं ये बोलूँ कि हर साल गवर्नमेंट ने एक क्वेश्चन तो पक्का पूछा ही है. इसी साल का जो क्वेश्चन है वो 10 नंबर का क्वेश्चन है. और क्वेश्चन ये है कि हमें एक्सप्लेन करना है कि कौन से फैक्टर्स हैं जो कि इन्फ्लुएंस करते हैं डिसीजंस ऑफ द फार्मर्स ऑन द सिलेक्शंस ऑफ हाई वैल्यू क्रॉप्स इन इंडिया. कि वो कौन से फैक्टर्स हैं जो कि एक फार्मर के डिसीजन को इन्फ्लुएंस करते हैं कि वो एक हाई वैल्यू क्रॉप को सेलेक्ट करें. दूसरा क्वेश्चन है कि हमें रोल बताना है मिलेट्स का फॉर इंश्योरिंग हेल्थ एंड न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी इन इंडिया. ये लास्ट ईयर का क्वेश्चन है जो कि 2024 में मतलब 10 नंबर का क्वेश्चन आया था. ये 2023 में जो क्वेश्चन आया था 15 मार्क्स का था. ये क्वेश्चन था कि एक्सप्लेन द चेंजेस इन क्रॉपिंग पैटर्न्स इन इंडिया इन द कंटेक्स्ट ऑफ चेंजेस इन कंजम्पशन पैटर्न एंड मार्केटिंग कंडीशंस. की लोगों के कंजम्पशन पैटर्न और मार्केटिंग कंडीशन से इंडिया की जो क्रॉपिंग पैटर्न है उसमें क्या चेंजेस आ रहे हैं और कैसे आ रहे हैं. नेक्स्ट था कि व्हाट इज़ इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम, कैसे ये हेल्पफुल है स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स के लिए इन इंडिया. और ये आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम ये 2022 में पूछा गया था. 15 मार्क्स का क्वेश्चन है. ये सेम क्वेश्चन यहाँ पे 2019 में पूछा गया था. और यहाँ पे इसने पूछा था कि इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम जो है वो कैसे हेल्पफुल है इन सस्टेनिंग एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन. तो मोर और लेस ये क्वेश्चन सिमिलर ही है. अभी हम ये वाले क्वेश्चन ही यहीं पे डिस्कस करेंगे. एक और क्वेश्चन है जैसे ये यहाँ पे क्रॉपिंग पैटर्न वाला क्वेश्चन पूछा गया था कि लोगों के कंजम्पशन पैटर्न और मार्केट की जो कंडीशंस हैं उनसे किसान अपनी क्रॉपिंग पैटर्न को कैसे चेंज करता है. ये सिमिलर क्वेश्चन 2018 में पूछा गया था. ये 7th क्वेश्चन की हाउ हैज़ द एम्फेसिस ऑन सर्टेन क्रॉप्स ब्रोट अबाउट चेंजेस इन क्रॉपिंग पैटर्न इन रिसेंट पास्ट. कि कुछ क्रॉप्स पे अगर आप एम्फेसिस देते हैं तो उससे क्रॉपिंग पैटर्न पे क्या चेंज आता है. और वो जो क्रॉप्स है जिन पे हमें एम्फेसिस देना वो है मिलेट्स का प्रोडक्शन और कंजम्पशन पैटर्न. तो अभी हम ये वाले क्वेश्चन ही डिस्कस करते हैं, बाकी वाले क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे. तो अब हम हमारा पहला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं कि हमें फैक्टर्स बताने हैं जिससे कि एक फार्मर्स इन्फ्लुएंस होता है कि वो हाई वैल्यू क्रॉप्स को अपनाए. या फिर ये वाले हमारे क्वेश्चन हैं जो कि अभी हमने देख लिए. अभी हम सीधा इसके डिस्कशन पे ही आते हैं. तो फैक्टर्स जो कि इन्फ्लुएंस करते हैं सिलेक्शंस ऑफ हाई वैल्यू क्रॉप्स वो क्या है. तो पहला फैक्टर ये है कि फार्मर्स उन्हीं क्रॉप्स को प्रेफर करता है जिनकी मार्केट में एक स्टेबल डिमांड होती है और जिसका कि उसको एक अश्योर्ड प्राइस मिलेगा. जैसे ओनियन हो गया, टमाटो हो गया, बनाना, स्पाइसेस या फिर व्हीट और राइस जिन पे कि गवर्नमेंट उनको एमएसपी देगी. ठीक है. सेकंड फैक्टर हो गया कि लिमिटेड इरिगेशन और हाई इनपुट कॉस्ट. अगर कोई फसल है जिसको बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत है और उसकी इनपुट कॉस्ट भी ज़्यादा है तो वो डिस्करेज करती है फार्मर्स को कि वो उसका कल्टिवेशन करें. या फिर अगर वो पेरिसेबल है और रिसोर्स इंटेंसिव है, हाई वैल्यू क्रॉप्स अगर पेरिसेबल है या फिर रिसोर्स इंटेंसिव है तो उसको कल्टिवेट करने के लिए भी फार्मर्स थोड़ा हेजिटेट करते हैं. नेक्स्ट है लोकल एग्रो क्लाइमेटिक कंडीशंस. मीन्स जिस एरिया में वो किसान रह रहा है जहाँ पे वो अपनी फसलें उगाएगा तो वहाँ के क्लाइमेटिक कंडीशंस क्या है, क्योंकि वो भी तो एक फसल को उसकी यील्ड पोटेंशियल को अफेक्ट करती हैं. जैसे ग्रेप्स जो है वो बेसिकली महाराष्ट्र में ही होते हैं और हिमाचल जो है वो एप्पल्स के लिए फेमस है. नेक्स्ट है लिमिटेड अवेयरनेस ऑफ मॉडर्न कल्टीवेशन प्रैक्टिसेस. के बहुत सारे जो किसान हैं उनको मॉडर्न जो कल्टीवेशन प्रैक्टिसेस हैं उनकी इतनी अवेयरनेस नहीं है और ना ही उनको मार्केट लिंकेज के बारे में इतना पता है. तो जो मार्केट लिंकेज है वो भी अफेक्ट करता है अडोप्शंस ऑफ हॉर्टिकल्चरल और एक्सपोर्ट ओरिएंटेड क्रॉप्स. की मान लो कि वो हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स या फिर हाई वैल्यू क्रॉप्स को उगा भी ले उस इलाके के किसान, लेकिन वहाँ का जो मार्केट है वहाँ पे उसके इसके
इतनी डिमांड नहीं है यहाँ पर, या फिर इसके लिए इतनी ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटीज़ नहीं है, या फिर कोल्ड स्टोरेज की फैसिलिटीज़ नहीं है, तो भी किसानों को थोड़ा दिक्कत आती है। जैसे नेक्स्ट पॉइंट में मैंने बताया कि अगर पुअर कोल्ड चेन फैसिलिटीज़ है, लैक ऑफ प्रोसेसिंग यूनिट है, इससे भी पोस्ट हार्वेस्ट लॉस होता है, तो फार्मर्स के जो इंसेंटिव्स हैं उनको कम कर देता है। नेक्स्ट है कि ये गवर्नमेंट की सब्सिडीज़ और प्रोक्योरमेंट पे भी डिपेंड करता है, कि सब्सिडीज़ और प्रोक्योरमेंट है फोकस करते हैं केवल सीरियल्स पे, जिससे कि डाइवर्सिफिकेशन जो है वो कम अट्रैक्टिव लगता है फार्मर्स को। और लास्ट है कि अगर उनके पास मार्केट्स की और ट्रांसपोर्ट की एक्सेस नहीं है, तो इससे भी वो थोड़ा डिस्करेज हो जाते हैं कि हाई वैल्यू क्रॉप्स को वो लोग उगाएं। तो ये कुछ फैक्टर्स है जिससे कि एक फार्मर जो है वो इन्फ्लुएंस होता है कि वो हाई वैल्यू क्रॉप्स को लेगा या नहीं लेगा। तो इसमें कुछ इन्वायरमेंटल वाले फैक्टर्स थे, कुछ गवर्नमेंटल साइड फैक्टर थे, कुछ उसके पर्सनल भी फैक्टर्स थे। अब गवर्नमेंट क्या कर सकती है या फिर क्या इसका सोल्यूशन हो सकता है कि वो हाई वैल्यू क्रॉप्स को अपनाए? तो पहला तो ये है कि आप एक्सपेंड करो ईनम को, नेशनल एग्रीकल्चरल मार्केट को, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को आप बढ़ाओ, और फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन नेटवर्क को भी बढ़ाओ, ताकि उन जो फार्मर्स हैं उनको एक अश्योर्ड मार्केट मिले और उनको एक फेयर प्राइस मिले अपनी फसलों का। दूसरा है गवर्नमेंट को इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करना चाहिए, जैसे कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटीज़ बनाओ, प्रोसेसिंग यूनिट्स बनाओ, लॉजिस्टिक्स हब बनाओ अंडर स्कीम्स लाइक प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, और ये एक और स्कीम है MIDH स्कीम। तो इसके अंडर गवर्नमेंट को इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देना चाहिए, जिससे कि जो वहाँ के किसान हैं वो थोड़ा उनको थोड़ा मोटिवेशन मिले कि हाँ उनको हाई वैल्यू क्रॉप्स उगाने हैं। नेक्स्ट है कि जो MSP है आप उसको एक्सटेंड करो, सिर्फ सीरियल्स और लिमिटेड जो क्रॉप्स हैं उन तक ही उसको मत रखो, आपको उसको एक्सटेंड करना चाहिए। और इंसेंटिव्स और इंश्योरेंस कवरेज भी बढ़ाना चाहिए जो हॉर्टिकल्चरल और नॉन सीरियल क्रॉप्स हैं, जिससे कि फार्मर्स थोड़ा इनकरेज होंगे। नेक्स्ट है कि आपको ट्रेनिंग देनी चाहिए और मोबाइल एडवाइजरीज बनानी चाहिए और डेमो फार्म्स अवेलेबल करनी चाहिए फॉर साइंटिफिक कल्टीवेशन ऑफ हाई वैल्यू क्रॉप्स। और लास्ट है कि जो नाबार्ड है और KCC स्कीम्स आप उनको स्ट्रेंथन करो, ताकि जो किसान है अगर उसको हॉर्टिकल्चर के लिए अगर उसकी इनपुट कॉस्ट ज़्यादा है और उनको क्रेडिट चाहिए, तो अगर आप नाबार्ड और KCC स्कीम्स को स्ट्रेंथन करते हैं तो उनको क्रेडिट की अवेलेबिलिटी थोड़ी एक्सेसिबिलिटी ईजी रहेगी, और क्रॉप रिस्क मैनेजमेंट जो है वो अच्छे तरीके से हो पाएगा। तो हमारे यहाँ पे हमारा फर्स्ट वाला क्वेश्चन एंड होता है। सेकंड क्वेश्चन बात कर रहा है कि आपको मिलेट्स का रोल बताना है फॉर इंश्योरिंग हेल्थ एंड न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी इन इंडिया, कि मिलेट्स जो है उनका क्या रोल है हमारी हेल्थ और न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी को लेकर। तो मैंने इसके इंट्रो में बताया कि इंडिया ने प्रोड्यूस किया 17.4 मिलियन मेट्रिक टन ऑफ मिलेट 2024 के अंदर, लेकिन फिर भी उसकी जो पर कैपिटा कंजम्पशन है वो कम ही है। बावजूद इसके कि लोगों को पता है कि मिलेट्स जो है वो रिच है न्यूट्रिएंट्स में, लेकिन फिर भी लोग उसका कंजम्पशन कम कर रहे हैं। तो इनका क्या रोल है? मैंने यहाँ पे 10 नंबर का क्वेश्चन था, मैंने 10 पॉइंट्स प्रोवाइड किए हैं कि क्या मिलेट्स का रोल है फॉर हेल्थ एंड न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी। तो पहला है कि हाई न्यूट्रिशनल कंटेंट होता है प्रोटीन में, मीन्स इनमें जो न्यूट्रिशनल कंटेंट होता है वो बहुत हाई होता है, जैसे ये रिच होते हैं फाइबर्स में, डाइटरी प्रोटीन में, आयरन, जिंक और कैल्शियम, इन सब में बहुत रिच होते हैं। सेकेंड है इनका जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है वो काफ़ी कम होता है कंपेयर टू रिफाइंड सीरियल, जैसे व्हीट के कंपैरिजन में इसका जो GI इंडेक्स है वो बहुत कम है, जिससे कि डायबिटीज़ मैनेज करने में हेल्प मिलती है, और जो ब्लड शुगर स्पाइक है वो तेज़ी से नहीं होता है। थर्ड है कि ग्लूटेन फ्री है और सूटेबल है बहुत सारी डाइट्स के लिए। फोर्थ है कि ये माइक्रो न्यूट्रिएंट्स डेफिशिएंसी है जो है, जैसे कि मान लो आयरन डेफिशिएंसी है, जिंक या फिर कैल्शियम डेफिशिएंसी है, इसको कॉम्बैट करने में हेल्प करते हैं, और अंडर न्यूट्रिशन जो बच्चों में होता है उसको भी रिड्यूस करते हैं। नेक्स्ट है कि जो हमारी डाइट है उसमें आपकी काफ़ी सारी डाइवर्सिटी आती है, और जिससे फूड सिक्योरिटी में भी हेल्प मिलती है, और जो हमारा फूड सिस्टम है वो रेजिलिएंट बनता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि ये जो भी मिलेट्स वगैरह हैं ये क्लाइमेट रेजिलिएंट क्रॉप्स हैं, और ये हमारे जो प्रोडक्शन सिक्योरिटी है उसको सपोर्ट करती हैं इवन इन स्ट्रेस्ड कंडीशंस की। जो भी मिलेट्स वगैरह हैं ये थोड़े जो ड्राई जोन्स हैं वहाँ पे इनको उगाया जाता है, तो इनको स्ट्रेस्ड कंडीशंस में भी आप उगा सकते हो, और इनके लिए इतनी इरिगेशन की ज़रूरत नहीं होती है। नेक्स्ट है कि सपोर्ट करते हैं रूरल और ट्राइबल डाइट्स को, कि बहुत सारे जो रूरल एरिया के जो लोग हैं या फिर ट्राइबल एरिया के लोग हैं उनकी डाइट में बेसिकली मिलेट्स मिलता ही है, तो ये उनकी डाइट को भी सपोर्ट करता है, और ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर को सपोर्ट करता है, जिससे कि सोशल न्यूट्रिशन को ऐड करने में हेल्प मिलती है। नेक्स्ट है कि इसमें पोटेंशियल है फॉर इंक्लूजन इन पब्लिक न्यूट्रिशन प्रोग्राम्स की, जो भी जैसे मिड डे मील स्कीम हो गया, फिर इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम हो गया, तो आप इसमें इनको इंक्लूड कर सकते हैं ताकि न्यूट्रिशन मिले, और जो वीमेन और चिल्ड्रन हैं उनको डायरेक्टली बेनिफिट मिले, और स्पेशली जो पुअर्स हैं उनको भी।
इनका लोअर इनपुट और वाटर रिक्वायरमेंट है, जो कि मैंने पहले बताया कि इनको आप एरिड जोन्स में भी उगा सकते हो। और तो इनके लिए जो इनपुट कॉस्ट है वो कम लगती है और जो वाटर रिक्वायरमेंट है वो भी कम होता है। देन मेजर सीरियल्स द सपोर्टिंग फूड प्रोडक्शन फॉर द पुअर। और जो लास्ट है वो ये कि प्रमोट करता है वैल्यू एडिशन एंड मार्केट डाइवर्सिफिकेशन, जो कि स्ट्रेंथन करता है लिंक बिटवीन न्यूट्रिशन एंड लाइवलीहुड। तो यहाँ पे हमने दिखाया कि क्या जो मिलेट्स का क्या रोल है आपकी हेल्थ और न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी के लिए। अब हम लास्ट में इसको कंक्लूड करते हैं कि अगर हम इंटीग्रेट कर दें मिलेट्स को हमारी डाइट और एग्रीकल्चर में, तो इंडिया जो है एडवांस कर सकता है न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी में, हेल्थियर पॉपुलेशन हो सकती है और इंक्लूसिव रूरल ग्रोथ हो गए। तो यहाँ पे हमारा सेकंड वाला क्वेश्चन एंड होता है। अब हम थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। थर्ड क्वेश्चन पूछ रहा है कि आपको एक्सप्लेन करना है कि क्रॉपिंग पैटर्न में क्या चेंज आता है, हमारे कंजम्पशन पैटर्न और मार्केटिंग कंडीशंस में अगर चेंज आता है तो इससे हमारे क्रॉपिंग पैटर्न्स में क्या चेंज आता है, हमें ये बताना है। ये 15 मार्क्स का क्वेश्चन जो कि 2023 में पूछा गया था। तो इसका इंट्रो में आप रिसेंट का कोई भी फूड ग्रेन से रिलेटेड जो भी डेटा है वो आप दे सकते हो। अब हम ये दिखाते हैं कि जो हमारा कंजम्पशन पैटर्न है उससे क्रॉपिंग पैटर्न में क्या चेंज आता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमारा जो कंजम्पशन पैटर्न है उससे हमारे जो क्रॉपिंग पैटर्न वो कैसे चेंज होता है। तो पहला पॉइंट ये बताता है कि जब हमारी डाइट डाइवर्सिफाई करती है, कि जब हमें हमारी डाइट में डिफरेंट फूड ग्रेन्स चाहिए, जैसे कि अभी के टाइम पे लोग जो है मिलेट्स को काफ़ी प्रमोट कर रहे हैं, तो जो डिमांड है वो पल्सेस के लिए और ऑयल सीड्स के लिए या फिर मिलेट्स के लिए तो इंक्रीज हो गई है। सेकंड है कि जो ग्रोथ है हॉर्टिकल्चरल फ्रूट और वेजिटेबल का, वो भी जब लोग उसका कंजप्शन ज़्यादा करेंगे तो उसकी ग्रोथ होने लगेगी। थर्ड है कि जैसे जैसे फार्मर्स की इनकम राइज होगी तो वो शिफ्ट कर जाएंगे कि चूँकि अब वो लोग स्ट्रेंथन हो रहे हैं कि अभी उनके पास इनपुट कॉस्ट वो लोग अच्छे से लगा सकते हैं, इरीगेशन की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर सकते हैं फॉर स्पाइसेस, फ्लोरिकल्चर और एक्सपोर्ट ओरिएंटेड क्रॉप्स। नेक्स्ट है कि डिक्लाइन इन कोर्स सीरियल्स इन सम रीजन्स वेयर कंजम्पशन हैज़ मूव टू राइस, व्हीट और हॉर्टिकल्चर, तो ये भी कुछ रीजन है। नेक्स्ट पॉइंट है कि इंक्रीज क्रॉपिंग इंटेंसिटी एंड मल्टीपल क्रॉपिंग टू मीट कंजम्पशन डिमांड एंड मैक्सिमाइज रिटर्न्स की बहुत सारे एरियाज़ में भी होने लग गया है कि चूँकि वहाँ पे इनपुट फार्मर्स जो है वो उनकी इनकम थोड़ी बढ़ गई है और उनके पास इरीगेशन की फैसिलिटीज़ भी अभी बढ़ गई हैं, तो वो क्या करते हैं कि क्रॉपिंग इंटेंसिटी बढ़ा देते हैं और एक साल में मल्टीपल क्रॉपिंग कर लेते हैं ताकि जो कंजम्पशन की डिमांड है वो मीट कर सकें और उनके जो रिटर्न्स हैं वो या फिर उनके जो इनकम वगैरह है वो बढ़ सकें। नेक्स्ट है कि जो वाटर इंटेंसिव क्रॉप्स हैं वो इंक्रीज़ कर देती हैं इरीगेटेड रीजन्स को, जैसे कि राइस, शुगर, कॉटन, ये सब की जो राइस, शुगर, कॉटन है इनको ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है, तो इरीगेटेड रीजन्स में इनको उगाया जा सकता है। नेक्स्ट है रीजनल स्पेशलाइजेशन रिस्पॉन्डिंग टू लोकल डाइट चेंजेस, जैसे कि बनाना इन महाराष्ट्र के जिस भी रीजन की जो स्पेशलाइजेशन होगी वहाँ पे इस फसल को उगाया जाएगा, तो ये भी कुछ रीजन है। अब हम बात करते हैं कि मार्केटिंग की जो कंडीशंस हैं उससे आपका ग्रुपिंग पैटर्न कैसे चेंज होता है। तो पहला है अश्योर्ड प्रोक्योरमेंट एंड एमएसपी, कि अगर गवर्नमेंट किसी भी फसल के लिए ये पहले ही अनाउंस कर देती है कि वो इस फसल का या फिर इस फूड ग्रेन का इतना प्रोक्योरमेंट करेगी और उसके लिए इतना एमएसपी डिसाइड कर देती है, जैसे कि राइस और व्हीट के लिए करती है, तो इससे फार्मर्स जो है वो अट्रैक्ट होंगे। दूसरा है कि अगर आप बेटर मार्केट कंडीशंस उनको प्रोवाइड करवाओ, एक्सेस फॉर कैश एंड हॉर्टिकल्चर क्रॉप, तो फार्मर्स को पुश करती है कि वो कैश क्रॉप्स की तरफ शिफ्ट हो। नेक्स्ट है कि एक्सपोर्ट एंड ग्लोबल डिमांड शेपिंग क्रॉपिंग पैटर्न, फॉर एग्जांपल कॉटन, शुगर, सर्टेन हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स हो गया। फोर्थ है इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबिलिटी, जैसे कि स्टोरेज, प्रोसेसिंग इन्फ्लुएंस करता है चॉइस को, कि अगर आपके पास अच्छी इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ हैं, कि आपके पास स्टोरेज की अच्छी फैसिलिटीज़ हैं या फिर कोल्ड चेन वाली फैसिलिटीज़ है, तो भी आपकी चॉइसेस जो है वो इन्फ्लुएंस होती हैं। नेक्स्ट है प्राइस वोलेटिलिटी एंड रिस्क अफेक्टिंग डिसीजंस हैं, जो कि कोज करते हैं कुछ पैटर्न्स की स्टिकीनेस को, कि अगर प्राइस वोलेटाइल नहीं है ज़्यादा और वो जो फूड ग्रेन है वो रिस्क अफेक्टिंग उसके जो डिसीजन है वो रिस्क अफेक्टिंग नहीं है, तो भी फार्मर्स जो है वो उस चीज़ पे स्टिक कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि उस चीज़ की इनपुट कॉस्ट क्या है और उसका आउटपुट कितना आएगा, और उनके बीच में ज़्यादा गैप तो नहीं, मतलब उनको बेसिकली उनकी इनपुट कम होनी चाहिए और उनका आउटपुट उनको ज़्यादा मिलना चाहिए, तो ये भी इसके पैटर्न को इम्पैक्ट करता है। और लास्ट है पॉलिसी बायसेस एंड सब्सिडीज शेपिंग क्रॉपिंग पैटर्न लीड टू स्क्यूड क्रॉपिंग चॉइसेस, कि गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ है, अगर मान लो वो गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ है अगर मान लो वो राइस और व्हीट को लेके ही बाइस्ड हैं और सब्सिडीज़ भी गवर्नमेंट उन्हीं फूड ग्रेन्स के लिए प्रोवाइड करवा रही है, तो वो भी क्रॉपिंग पैटर्न्स को सेव करती है।
तो ये कुछ पैटर्न थे, मार्केटिंग कंडीशंस थी और कंजम्पशन पैटर्न थे, जिससे कि हमारा क्रॉपिंग पैटर्न जो है वो इन्फ्लुएंस हो रहा है। तो ये अभी हमारे 3 क्वेश्चंस एंड होते हैं। नेक्स्ट हमारा कि इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम क्या है और कैसे हेल्पफुल है स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स के लिए, और इसके साथ ही हम डिस्कस करेंगे कि इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम जो है कि वो कैसे हेल्पफुल है सस्टेनिंग एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में। तो इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम ये है कि जब आप बेसिकली मोस्ट एरिया में ये होता है कि लोग सिर्फ फसलें ही उगाते हैं, लेकिन अगर आप उसके साथ कंबाइन कर दो, क्रॉप्स के साथ कंबाइन कर दो लाइफ स्टॉक को और अदर एंटरप्राइजेज जैसे फिशरीज़ वगैरह को, तो अगर आप इन सभी को कंबाइन कर देते हो सेम फार्म पे, तो आपके जो रिसोर्स यूज जो है वो मैक्सिमाइज हो जाएगा और आपकी इनकम जो है वो डाइवर्सिफाई हो जाएगी। तो कैसे आईएफएस हेल्पफुल है स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स के लिए? पहला तो ये कि डाइवर्सिफाइड ईयर राउंड आपको इनकम मिलती रहेगी, कि मान लो फसलों से तो ये रहेगा कि जब आपकी फसल हार्वेस्ट होगी और जब आप उसको मार्केट में बेच के आएंगे उसके बाद ही आपको उसकी इनकम मिलेगी। लेकिन अगर आप लाइफ स्टॉक रीडिंग कर रहे हो तो उससे आपको ईयर राउंड आपको इनकम मिलेगी और आप एक इंटरप्राइज पे आपकी जो डिपेंडेंस है वो कम हो जाएगी। दूसरा है इम्प्रूव्ड रिसोर्स यूज एफिशिएंसी, क्योंकि एक एंटरप्राइज से जो वेस्ट मिल रहा है वो आपको दूसरे एंटरप्राइज में एज एन इनपुट आप यूज़ कर सकते हो, कि जैसे लाइफ स्टॉक से जो भी उनका गोबर वगैरह का जो भी होता है उससे आप खाद बना सकते हो और उसको आप खेतों में यूज़ कर सकते हो। तो एक तरीके से वो आपका खेतों के लिए इनपुट की तरह काम करेगा और आपकी जो इनपुट कॉस्ट है वो थोड़ी कम हो जाएगी। नेक्स्ट है हायर नेट रिटर्न अडोप्शन। अगर आप इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम को अपनाते हो तो आपकी एडिशनल नेट इनकम मिलती है, इतनी ये जो मैंने दे रखी है 35,000 समथिंग, कंपेयर टू नॉन इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम फार्मर्स। नेक्स्ट है रिड्यूस्ड रिस्क एंड वल्नरेबिलिटी, कि आप सिर्फ क्रॉपिंग पैटर्न पे ही डिपेंड कर रहे हो, तो अगर मान लो किसी साल आपकी फसल ख़राब हो गई तो आपका जो रिस्क है वो बढ़ जाएगा और आपकी वल्नरेबिलिटी बढ़ जाएगी। लेकिन अगर आप लाइफ स्टॉक और फिशरीज़ वगैरह पे भी आप डिपेंड करते हो, जैसे कि मल्टीपल एंटरप्राइजेज पे, तो आपका जो रिस्क है क्रॉप फेलियर का वो स्प्रेड कर जाएगा, या फिर मार्केट फ्लक्चुएशंस का जो रिस्क है वो भी मतलब कम हो जाएगा। नेक्स्ट है एनहेंस्ड फूड एंड न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी फ्रॉम डाइटरी डाइवर्सिटीज़, की पहले आप सिर्फ सीरियल्स पर डिपेंडेड थे, लेकिन फिशरीज और लाइफ स्टॉक से आपका जो प्रोटीन और दूध वाले जो प्रोडक्ट हैं वो आपको मिलेंगे, जिससे आपकी डाइट में डाइवर्सिटी आएगी। नेक्स्ट है सूटेबल है ये स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स के लिए, क्योंकि मेजोरिटी जो इंडियन फार्म्स है उनका लैंड होल्डिंग्स बहुत कम होती है, लेस देन 2 हेक्टेयर्स। तो जो इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम को अगर ये लोग अपनाते हैं तो ये एक तरीके से उनकी जो एंटरप्राइजेज है उनको कॉम्प्लीमेंट करेगा, कि वो लोग लाइफ स्टॉक और फिशरीज़ को भी अगर अपनाएंगे तो उनकी इनकम बढ़ेगी और वो अपने फार्म का इफेक्टिवली यूज़ कर पाएंगे। नेक्स्ट है इंटीग्रेशन, जैसे कि अगर आप एग्रो फॉरेस्ट्री और लाइफ स्टॉक को जो है ये हेल्प करते हैं बफर क्लाइमेट शॉक्स और स्टेबलाइजेज प्रोडक्शन में, ठीक है। लास्ट है चूँकि मल्टीपल एंटरप्राइजेज जो है वो मोर फार्म बेस्ड एम्प्लॉयमेंट होते हैं, तो ये यूज़फुल है इन लेबर इंटेंसिव स्मॉल फार्मर सेटिंग्स में। तो ये कुछ तरीके थे जिससे कि हमारा जो इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम है वो हेल्पफुल है स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स के लिए। अब इसके क्या चैलेंजेस हो सकते हैं, तो मैंने कुछ 4 से 5 चैलेंजेस बताए कि जो स्मॉल फार्मर्स हैं उनको इतनी अवेयरनेस नहीं होती है, फिर नॉलेज नहीं होती है, क्योंकि ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स सिस्टम हो जाता है और जो डिमांड है इसकी वो थोड़ी कॉम्प्लेक्स होती है। दूसरा है कि जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट है या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर का सेटअप वगैरह है वो थोड़ा कॉस्टली हो जाता है, तो इससे भी थोड़ा हेजिटेट करते हैं। नेक्स्ट है कि जो कुछ इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम कंपोनेंट है जैसे कि फिश, पोल्ट्री, हॉर्टिकल्चर, इनको अच्छे मार्केट लिंकेज चाहिए जो कि उस एरिया में भी अवेलेबल ना हो। और नेक्स्ट है कि फ्रेगमेंटेड लैंड होल्डिंग जो है लिमिट कर सकती है इकोनॉमीज ऑफ स्केल और इंटीग्रेशन बेनिफिट्स को। अब क्या तरीके लोग अपना सकते हैं, जो तरीके लोग अपना सकते हैं वो ये है। अब क्या तरीके लोग अपना सकते हैं कि एक तो आप डेवलप करो रीजन स्पेसिफिक, कि हर रीजन के लिए, कि कंट्री वाइज जो है आईएफएस मॉडल सेम नहीं चल सकते, आपको हर रीजन के लिए अलग मॉडल चाहिए और उसके लिए आपको ट्रेनिंग भी देनी चाहिए लोगों को और सपोर्ट देना चाहिए स्पेशली स्मॉल फार्मर्स को। दूसरा है कि आप क्रेडिट और सब्सिडी प्रोवाइड करो, कि वो लोग लाइफ स्टॉक के मामले में आप लोन वगैरह प्रोवाइड कर दो या फिर कुछ सब्सिडी दे दो, और इंटीग्रेट करो इन स्कीम्स को प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के साथ टू सब्सिडाइज इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। नेक्स्ट है कि आप इंश्योर करो कि मार्केट की एक्सेस है सभी एंटरप्राइजेज़ के लिए, जैसे कि डेयरी, फिश, पोल्ट्री, हॉर्टिकल्चर, ताकि वो लोग उनको मार्केट रिस्क कम रहे, उनका रिस्क कम हो और वो लोग आईएफएस को इफेक्टिवली यूज़ कर पाएँ। नेक्स्ट है कि आप प्रमोट करो ग्रुप क्लस्टर अप्रोच एंड एफयूज, ताकि जो स्मॉल फार्मर्स है वो पूल कर सके रिसोर्सेज को इफेक्टिवली।
तो इसके साथ ही अब ये हमारा फोर्थ वाला क्वेश्चन कि इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम क्या है और कैसे हेल्पफुल स्मॉल और मार्जिन फार्मर्स के लिए। इसके साथ साथ ही ये वाला जो क्वेश्चन है कि कैसे एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के लिए सस्टेन कर सकता है, ये भी हम लोगों ने यहाँ पे कवर कर लिया है। क्योंकि एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन के लिए कैसे हेल्पफुल है ये आप यहाँ पे बता सकते हैं कि डाइवर्सिफाइड आप इसके लिए अलग अलग स्टेक होल्डर यूज़ कर सकते हैं कि फार्मर्स के लिए कैसी उसकी एफिशिएंसी है, कैसे एनवायरनमेंट के लिए उसकी एफिशिएंसी है, कैसे गवर्नमेंट के लिए उसकी एफिशिएंसी है, कैसे जो अदर पॉपुलेशन है उसके लिए उसकी एफिशिएंसी है। तो आप यहीं पे उसके जो सोर्सेज वो बता सकते हैं। तो मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड कर रही हूँ। जो इसके बाकी के जो क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।